महादेवी हमेशा से महादेवी नहीं थी। कभी उसका नाम माधुरी हुआ करता था और वो एक चंचल अल्हड़ लड़की थी जो दुनिया में हर तरफ फैले खतरों से अनजान अपनी उमंग में रहती थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ उत्साह ही उत्साह भरा हुआ था। यही वो वजह थी। महादेवी ने कार्तिक की बात पर जिस तरह से बुरा माना था, जिस तरह से वो अचानक से भड़क गई थी, उसके पीछे उसके अतीत से जुड़ी हुई वो खास वजह थी। नागलोक और शुष्क लोक के बीच की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी भी इस बात से जुड़ी हुई थी। कार्तिक हो या माया या फिर महादेवी की सारी शिष्याएं, वे सब इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं कि जीवन नाग और महादेवी के बीच ऐसा क्या था जिसने दोनों को एक दूसरे के प्रति इतना कड़वा बना रखा था। दरअसल उनकी इस कड़वाहट के पीछे थी उनकी जवानी की वो कहानी जिसमें उनके सैकड़ों सपनों का जुड़ना और टूटना लिखा हुआ था। महादेवी और जीवन नाग दोनों ही ऐसे प्राणी थे जिनकी उम्र 300 से 500 साल तक होती है, लेकिन तब भी उनमें जवानी का समय ठीक इंसानों की तरह उसी 20-22 वर्ष की अवस्था में आता है जैसे इंसानों में आता है। ये चीज उनके संबंधों को भी एक अलग तरह से विचित्र बना देती हैं। जब किसी इंसान का 20-22 साल की उम्र में किया गया प्यार अधूरा रह जाता है तो वो 60-70 की उम्र वाली जिंदगी में उतनी बड़ी कसक नहीं बनता जितना वो 300-400 साल की जिंदगी में बन जाता है। और अगर वो कसक जन्मों तक रह जाए तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। अब महादेवी और जीवन दोनों 80-80 वर्ष के थे। इंसानों की जिंदगी के हिसाब से उनकी आयु इतनी थी कि वे अपने किसी भी पिछले जन्म की जवानी के प्यार को कब का भुला चुके होते, लेकिन उनके मामले में ये अभी उनके लिए वही वक्त चल रहा था जो इंसानों को 30 की उम्र में होता है। और इस उम्र में वे एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते थे। ये नफरत कल की गुजरी यादों के ज्वालामुखी के ऊपर जमी हुई एक काली राख थी। इसके नीचे उनकी यादों का वो लावा था जो उनके पिछले जन्म का सार और उनकी दर्दनाक मृत्यु का दाग था जो इतनी आसानी से उनके जीवन से नहीं जाने वाला था। ये उस वक्त की बात है जब शुष्क लोग और नाग लोग में ऐसे टकराव नहीं हुआ करते थे, ना ही उन दोनों लोगों के बीच में कोई दीवार हुआ करती थी। हाँ, लेकिन उन दोनों लोगों के बीच में एक अंतर जरूर था। उस समय महादेवी को माधुरी के नाम से जाना जाता था। माधुरी शुष्क लोक के सबसे प्रतिष्ठित परिवार की इकलौती लड़की थी और उसके पिता केशव शुष्क रक्त संप्रदाय के प्रधान थे। उनकी अच्छी दोस्ती नागलोक के प्रधान और जीवन के पिछले जन्म के पिता तक्षक से थी। ये भी कहा जा सकता है कि केशव और तक्षक की दोस्ती अपने आप में एक मिसाल थी। जहां नागलोक के पास ये शक्ति थी कि वो काली ऊर्जा और योग ऊर्जा दोनों को अपने लिए उपयोग में ला सकते थे, वहीं शुष्क रक्त के लोगों के पास ये शक्ति थी कि वे काली ऊर्जा को अवशोषित करके उसे अप्रभावी कर सकते थे। ये दोनों लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और संसार में काली ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने से रोकने के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। जहां आज मुंडा पहाड़ था, उसके पीछे के बहुत बड़े मैदान में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। वहां नागलोक और शुष्क लोक के सबसे होनहार विद्यार्थी अपनी शिक्षा पाते थे। ये विश्वविद्यालय सागर के नाम से जाना जाता था क्योंकि नागलोक और शुष्क लोक के बीच का स्थान सागर कहा जाता था। सागर उस विशेष शुष्क ऊर्जा का समुद्र था जो काली ऊर्जा को प्रभावी कर सकती थी। इसी सागर विश्वविद्यालय में पिछले जन्म में माधुरी और जीवन नाम के 2 विद्यार्थी थे। वे दोनों अलग अलग कक्षाओं में थे क्योंकि जहां माधुरी चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी, वहीं जीवन नाग नागलोक के प्राचीन साहित्य और विभिन्न लोगों की सामाजिक स्थिति पर रिसर्च कर रहा था। उन दोनों की पहचान बहुत ही साधारण वजह से हुई थी।
माधुरी के पिता ने उसे विश्वविद्यालय के बोर्डिंग में रखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि केशव नहीं चाहते थे कि माधुरी हॉस्टल में रहकर वहां अपना समय आम लड़कियों की तरह बर्बाद करे। इसलिए जीवन के पिता तक्षक के घर में कुछ अतिरिक्त कमरों में माधुरी के रहने का इंतजाम किया गया था। दरअसल तक्षक का घर कम और महल ज्यादा था। अपने कबीले का प्रमुख होने की वजह से अक्सर बहुत से मेहमानों का आना जाना तक्षक के पास होता रहता था, और उन मेहमानों की सही तरह से खातिरदारी करने के लिए तक्षक ने एक बहुत बड़ा घर बना रखा था। उसके घर में बहुत से कमरे थे। तक्षक कई दिनों के लिए जरूरतमंद परिवारों को अपने घर के कमरों में रहने की अनुमति दे दिया करते थे। जहां माधुरी रहा करती थी, वहीं एक और परिवार भी था। ये परिवार दुबे परिवार था, जिसमें 2 लड़के थे जो उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से बड़ा वाला लड़का माधुरी का सहपाठी था। माधुरी चिकित्सा शास्त्र में एक होनहार लड़की थी, और दुबे परिवार का बड़ा लड़का अक्सर पढ़ाई में उसकी मदद मांगने के लिए उसके पास आया करता था। ये लड़का गौरव उसका सहपाठी था, और इस वजह से माधुरी अक्सर उसकी मदद कर दिया करती थी। वो एक कच्ची उम्र की बात थी, और गौरव धीरे धीरे माधुरी के करीब आ रहा था। फिर एक वक्त आया जब गौरव अपनी जिंदगी में बहुत कमजोर महसूस करने लगा। उसे चिकित्सा शास्त्र में नाकाम हो जाने का डर था, और इसके लिए उसने माधुरी से मदद मांगते हुए धीरे धीरे अपने आप को लाचार दिखाकर माधुरी की सहानुभूति को जीत लिया। लेकिन गौरव का ये सारा खेल सिर्फ माधुरी को पाने का था। उसने जब अपनी लाचारी और मजबूरी दिखाकर माधुरी के सामने अपना प्रणय निवेदन रखा, तो माधुरी उस पर उस तरह के प्रेम की वजह से राजी हो गई, जो एक तरह की दयनीयता या सहानुभूति से उपजा हुआ प्रेम होता है। ये तो सभी जानते थे कि चिकित्सा शास्त्र में और किसी भी अन्य योग्यता में माधुरी उस लड़के से कहीं ज्यादा बेहतर थी। लेकिन यही बात जल्द ही गौरव को परेशान करने लगी, और वो हर बात में साबित करने की कोशिश करने लगा कि वो माधुरी से बेहतर है। उसका मर्दाना अहंकार जागने लगा था। लेकिन जब तक माधुरी को ये बात समझ में आई, तब तक उनके बीच इतने गहरे संबंध हो चुके थे कि उनके शरीर भी एक दूसरे के साथ संबंध बना चुके थे। और ये बात तक्षक के परिवार को उनके जासूसी नागों के द्वारा पता चल गई। एक बड़े कबीले का मुखिया होने के नाते तक्षक के जासूस सारे नागलोक में जगह जगह पहले से ही फैले हुए थे, और वो तमाम तरह की ऐसी सूचनाएं तक्षक तक ले आते थे जिनसे नागलोक की सुरक्षा को मजबूत रखा जा सके। उनमें से एक सैनिक ने एक रात महल के पीछे वाली छत पर 2 लोगों के बीच होने वाले झगड़े की आवाज सुनी। ये झगड़े की आवाज एक लड़की और एक लड़के की थी, और ये दोनों माधुरी और गौरव थे। जासूसों ने सुनना जारी रखा, और उस बीच उन्होंने उन दोनों के बीच के प्रेम संबंध के शब्दों को भी सुना। यहाँ तक कि उनके बीच बनने वाले शारीरिक संबंधों की आवाज भी उन जासूस ने सुनी, और इन सब जानकारियों को तक्षक के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस बात से तक्षक बहुत नाराज था। उसे लगा कि माधुरी ने उसके महल में रहते हुए इस तरह शारीरिक सुख के लिए उसकी दी हुई सुविधाओं का प्रयोग किया। उसने ये बात केशव को बताई। केशव ने जब ये बात सुनी तो उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने तक्षक को समझाने की कोशिश की। जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसमें कोई गलतफहमी हुई है। उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन केशव को अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए ही तक्षक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने गौरव और माधुरी के बीच के प्रेम संबंधों के बीच की सारी बात उन दूतों को सीधे केशव को ही बताने भेज दिया। उन जासूसों ने जिस बेहुदा तरीके से और अश्लील शब्दों में उन दोनों के संबंधों का वर्णन किया, उससे केशव का दिल बहुत बुरी तरह टूट गया, और उसने माधुरी से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। माधुरी कई दिनों तक अकेली उसी कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रही, लेकिन बाद में उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने पिता से इस बारे में बात की। इसके बाद माधुरी वहां से चली गई, और उसने चिकित्सा की अपनी बाकी पढ़ाई शुष्क रूप में रहते हुए ही पूरी की। लेकिन
इस सारे मामले में एक पड़ाव आना अभी बाकी था। जीवन माधुरी को जानता था और अक्सर उन दोनों की मुलाकात होती रहती थी। जीवन को इस बात का भी एहसास था कि माधुरी और गौरव के बीच एक संबंध पल रहा है। वो इस संबंध का सम्मान करता था और माधुरी को बस एक आम लड़की के तौर पर ही देखता था। हालांकि माधुरी असामान्य रूप से खूबसूरत थी और अगर जीवन ये नहीं जानता कि माधुरी पहले से ही एक प्रेम संबंध में है तो शायद वो उसकी ओर आगे जाना चाहता। लेकिन जीवन एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। माधुरी के जाने के बाद जीवन और माधुरी की लंबे समय तक कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन कुछ 7-8 सालों के बाद जीवन को एक काम से शुष्क लोक जाना था और किसी ने उसे बताया कि जिस जगह वो जा रहा था वहीं माधुरी ने अपना चिकित्सालय भी खोल रखा था। कई वर्षों पहले की पहचान की बदौलत जीवन ने सोचा कि वो माधुरी से मिलकर आता है। क्या पता इतने वर्षों बाद कितना कुछ बदल चुका हो और किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मिलना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता। इसलिए उसने माधुरी से मुलाकात की। उनकी पहली मुलाकात बड़ी ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां वे आपस में बस पुरानी बातें याद करते रहे। माधुरी को यह बात बहुत अच्छी लगी कि जीवन ने उसके और गौरव के संबंध के बारे में कोई भी बात नहीं की। ना ही जीवन ने उसे इस तरह से महसूस कराया जैसे उसने जीवन में कुछ गलत किया हो। माधुरी ने उस घटना के बाद बहुत कुछ सहा था, यहाँ तक कि गौरव उसके पीछे पीछे शुष्क लोक तक चला आया था और उसने उसके घर के सामने बहुत हंगामे भी किए थे। इसके अलावा उनके बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। ये सब इतना बदसूरत था और इतने लंबे समय तक चला था कि आखिरकार माधुरी ने अपने आप को खुद में सिकोड़कर अपने आसपास ऐसा एक कवच बना लिया था जिसे तोड़कर कोई उसकी भावनाओं तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जीवन ने एक पल के लिए भी उससे ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे उसने जीवन में कुछ भी अनुचित किया हो। यही बात और जीवन से होने वाली उस मुलाकात को माधुरी ने अपने दिल में बसा लिया, क्योंकि वो पहले से ही जीवन का सम्मान करती थी और जीवन को जानती थी। तो उसे ये भी पता था कि जीवन आधुनिक ख्यालों वाला एक ऐसा लड़का है जो लोगों के प्रति ऐसे बुरा नजरिया नहीं रखता। लेकिन जब उससे उसकी मुलाकात हुई और उन्होंने हंसते हंसते पुराने वक्त की तमाम बातों को याद किया तो माधुरी सच में उन बातों पर यकीन करने लगी। इन सारी बातों में उसे एक बार भी कोई कड़वाहट महसूस नहीं हुई। उसे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे जिस जगह की और जिस वक्त की बात जीवन कर रहा था उस वक्त में उसने कुछ बहुत दुखदाई सहा था। तो ये खूबसूरत बातचीत बनी और इस बातचीत ने माधुरी के मन में जीवन के प्रति सम्मान के साथ साथ एक आकर्षण को भी जगा दिया था। और ये आकर्षण एक तरफा नहीं था। जीवन भी माधुरी से मिलकर अपने मन में एक तरह की खुशी और पुलक महसूस कर रहा था। वे एक दूसरे से फिर मिलना चाहते थे और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। इसलिए जीवन जब वहां से गया तो वो इस इरादे के साथ गया कि जल्द ही वो वापस आएगा और माधुरी के साथ बेहतर वक्त गुजारेगा। उसे अंदाजा था कि माधुरी भी उसे पसंद करती है और शायद उन दोनों के बीच बात सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस संभावना के बारे में सोचते हुए ही जीवन वहां से वापस लौटा। तो क्या हुआ ऐसा कि जीवन और माधुरी को मरना पड़ा और अपने अगले जन्म में भी वे एक दूसरे से इतना चिढ़ते थे। जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।